जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। सिविल जोन क्लासेस में स्वागत है आप लोगों का। आज पीईटी का जीएस का जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं उस क्वेश्चन को कंबाइन करके हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि अगले 7 दिन जो हम लोग के पास है उसको बहुत बढ़िया से हम लोग यूटिलाइज किया जाए, उसका बहुत बढ़िया प्रयोग किया जाए, ठीक है, उपयोग किया जाए, जो हमारे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में हमारी मदद करे। ठीक, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे वो आपके सामने है, तो उम्मीद करते हैं सबको अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लग रहा है और कमी क्या है, उसको दूर करने की कोशिश हम करें। ठीक है, तो आज हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पीईटी में आने की संभावना हम ये नहीं कहेंगे कि आ सकता है, लेकिन हम टॉपिक वाइज ही बनाए हैं। ठीक है, कोशिश यही किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारत में वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है देहरादून में। देहरादून में, ठीक है। पूछेगा भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो हुमायूं नामा हुमायूं के जीवन पे आधारित है और उसकी रचना उसकी बहन ने की थी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम। ठीक, सीरी शहर या सीरी का किला किसने बनवाया था। सीरी का किला या सीरी शहर उसी ने बनवाया था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर बनाया था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। ऐसे ही पूछेगा 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, तो फिलहाल 23वां है। तो 23वां तीर्थंकर, तीर्थंकर का संबंध जैन धर्म से होता है, तो जैन 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। अब इसी तरह बताइए कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनको महिला माना जाता है कि वो महिला थे, कमेंट करके हमको बताइएगा। कांग्रेस की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट। इसी तरह पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय बेसेंट सॉरी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू। अब पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। अब आप बताइए एनी बेसेंट किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जैसे 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी, तो ऐसे ही बताइए एनी बेसेंट किस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। ठीक है, 1937 में 1935 35, ठीक है, 1935 एक्ट के द्वारा 1937 में चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बनाई थी। 11 राज्य थे जिसमें 8 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तो पूछा था कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कितने राज्यों में हुआ था, तो 8 राज्यों में गठन हुआ था। आपको याद है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और डांडी यात्रा के भी नाम से जाना जाता है। तो डांडी यात्रा की शुरुआत उन्होंने साबरमती से की थी और साबरमती से उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था 12 मार्च 1930 को, और ये आंदोलन पूरा हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। तो डांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भी पूछेगा उसका आंसर सेम ही होगा। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए। भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और सबसे अधिक है, तो सबसे कम हम बताते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। इसी तरह बताइए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारत का राज्य। ठीक है, बैंक दर क्या होता है, आपको पढ़ा चुके हैं क्लास में कि रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों को लोन देता है, अन्य बैंकों को ऋण देता है, तो जिस दर पे देता है उसको बैंक दर कहते हैं। ठीक है ना, तो रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को जो लोन देता है जिस दर पे देता है उसको
बैंक दर कहते हैं। भारतीय नियोजन के वास्तुकार, नियोजन माने प्लानिंग, भारतीय प्लानिंग के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय प्लानिंग कमीशन था, आपको पता है योजना आयोग था, तो योजना आयोग का ही संबंध ये पूछ रहा है। तो भारत में योजना आयोग चाहे नियोजन के वास्तुकार जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। ठीक है, कई बच्चे कुछ और टिक कर देते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। जब जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ गए थे, यानी रूस गए थे, तो रूस में प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग चल रहा था, तो उससे वो काफी इंप्रेस हुए थे, तो वही भारत में लागू किए थे। कुल 12 पंचवर्षीय योजना भारत में चली थी। या पंचवर्षीय योजना के जनक, या नियोजन के जनक, या योजना आयोग के जनक पूछेगा, जब भी पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू। भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? अभी हाल ही में डाटा आया है एमपी में। एमपी में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। इसी तरह कहेगा कि भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर, तो आप बताइएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दें उसको आप नोट कर लें और उसको ढूंढें, और उसको ढूंढ के उसका आंसर कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे, जैसे इसमें अगर हम 40 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 80 क्वेश्चन हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आने वाले समय में हम लोग 1000 क्वेश्चन तक डिस्कस करने का मेरा टारगेट है। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचिए कि बस ये दे दिए, हाँ ठीक है, नहीं किया। अगर आप उसको करेंगे तो ये संभावना है, क्योंकि जो हम अभी जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो पेपर से ही क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जो पेपर में, पूर्व के पेपर में, प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं उसी के हिसाब से हम लिख रहे हैं। ठीक है, WTO का मुख्यालय, तो WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में। ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा में। आपको पता है हमारे संविधान में प्रस्तावना है। प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा जाता है, संविधान का आईना कहा जाता है, संविधान की आत्मा तक भी कहा गया है। तो वो किस पे आधारित था? तो वो आधारित है उद्देश्य प्रस्ताव पे, जिसको 13 दिसंबर को पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। आपको पता है भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे, मतलब उसको स्वीकार किया गया था, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और फिर उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया। उन्हीं का उद्देश्य प्रस्ताव पे प्रस्तावना हमारे संविधान का आधारित है। ठीक है, संविधान सभा का देखिए अगला ही क्वेश्चन आ गया, हमको नहीं पता था, लेकिन चलिए बताइए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो होता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो आप बताइए प्रधानमंत्री किसको देंगे? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लागू हुआ था। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी से है। ग्रीन हाउस गैस की कमी करने से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ठीक है ना। ग्रीन मफलर का संबंध, ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग करते हैं। आपको पता है ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बहुत से प्रदूषण हैं, तो उसी में ग्रीन मफलर शब्द का इस्तेमाल ध्वनि प्रदूषण के लिए किया जाता है कि ध्वनि प्रदूषण को ग्रीन मफलर से कम किया जा सके। ग्रीन मफलर का मतलब है पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट सिद्धांत है न्यूटन का तीसरा सिद्धांत। न्यूटन का तीसरा नियम, रॉकेट उसी सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम है ना, तो उसी तरह न्यूटन का थर्ड नियम जो है या तीसरा नियम है, रॉकेट उसी सिद्धांत पर काम करता है। विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। विश्व जल दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? गारो पहाड़ी, देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये तो हम नहीं पूछेंगे कि मेघालय में है। ठीक
ठीक है। पूछा था गारो पहाड़ी में किस चीज की सबसे ज्यादा खेती होती है। अभी आपको पता है 2-3 दिन पहले आपको हम बताए थे कि भारत के यूनेस्को ने भारत में एक जो जड़ पुल होता है उसको हेरिटेज घोषित किया है, ठीक है ना, यूनेस्को ने। तो जड़ पुल जो है वो गारो पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है, जड़ पुल। अब गारो पहाड़ी में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है, तो गारो पहाड़ी में सबसे ज्यादा खेती रबड़ की होती है। रबड़ की सबसे ज्यादा गारो में होती है, मेघालय में है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होता है, मासिनराम मेघालय में है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अब क्वेश्चन क्लास में पूछे थे, जो बच्चे क्लास में पढ़े हैं उनको पता है कि पूछा था क्वेश्चन में कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, को सबसे नजदीक किस चीज से है, तो सबसे नजदीक भूमध्य रेखा से है। आपको पता है भारत से भूमध्य रेखा तो नहीं गुजरती है, लेकिन उसके सबसे करीब इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई है। इसकी स्थापना भारत में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1948 में हुआ था, ठीक है ना। नामदफा बाघ अभ्यारण्य, इसी तरह आज सुबह बताए हैं कि पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, जो लोग आज सुबह पढ़े हैं उनको पता है, एंटी सीए वाला जो बताए थे आप लोगों को, एंटी सीए वाला पक्के टाइगर रिजर्व। उसी तरह नामदफा बाघ अभ्यारण्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, ठीक है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान तो बोध गया में प्राप्त हुआ, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसका उपदेश देने वो सारनाथ आए थे, ठीक है ना। सारनाथ में उन्होंने अपना उपदेश दिया था, ठीक है। हुआ ये, अब उतना लंबा तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि तब बहुत टाइम लंबा खींच जाएगा, आपके पास टाइम कम है, हम चाह रहे हैं टू द पॉइंट हम लोग रहा जाए। फिर भी हम बताते हैं आपको, गौतम बुद्ध जब अपना घर छोड़ के गृह त्याग करके जब वो ज्ञान की प्राप्त खोज में निकल गए चारों ओर, तो खोज करते करते वो बोध गया में वो 7 ब्राह्मण थे, उनके साथ वो बैठ जाते हैं, ठीक है। और उनका शरीर जो है एकदम मतलब खराब हो जाता है, एकदम मतलब भूख प्यास सब कुछ त्याग देते हैं, तो इससे उनके शरीर पे दीमक उमक हर चीज लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अन्न ग्रहण कर लेते हैं। जब अन्न ग्रहण करते हैं तो जो उनके साथ ब्राह्मण बैठे थे वो उनसे नाराज हो जाते हैं और उनको बुरा भला कहकर छोड़कर चले आते हैं। फिर गौतम बुद्ध जो होते हैं फिर से बैठ जाते हैं ज्ञान में, और उनको 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो वापस सारनाथ आते हैं। सारनाथ में वो उनको फिर ब्राह्मण वो मिल जाते हैं जो उनको छोड़ कर आए थे, उनको वो उपदेश देते हैं, पहला उपदेश देते हैं। तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो सुख वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यहां तक तो क्लियर है, अभी बताएं आपको, ठीक। अभी मतलब इस वीडियो में नहीं बताएं, क्लास में बताएं। अगर हमसे बोलने में अभी बताएं, आज बताएं, तो ये समझिएगा हम क्लास में बताएं, ठीक है। क्योंकि क्लास में भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो क्लास में ही बताए थे कि लॉर्ड कैनिंग मतलब उत्तर वायसराय था। तो उसी तरह अगर आपसे कहेगा कि 1857 में मुगल सम्राट कौन था विद्रोह में, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। देखिए परीक्षा में आएगा बहादुर शाह जफर तृतीय, चतुर्थ, पहला, तो इसलिए याद रखिए बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से क्या लागू हुआ था, तो आपको पता है मॉन्टेग्यू घोषणा किया गया था 1917 में, ठीक है। लेकिन इसके बाद कौन सा एक्ट पास हुआ था, 1919 एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद 1919 एक्ट पास किया गया था, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश्वर बनर्जी। लेकिन इसमें कहा है कि कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था, तो सचिव हमको बताना है। तो कांग्रेस के संस्थापक ही उसके सचिव थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम कांग्रेस के पहले सचिव थे, ठीक है ना, A.O. ह्यूम, आपको पता है, ठीक। नेपाल से लगने वाले राज्य, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है, ठीक है ना। तो सुनाई दे रहा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है।
ठीक है, तो नेपाल से लगने वाले राज्य इतने हैं। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मेघालय में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है मेघालय में। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह बताइए। कुल कितने ग्रह हैं ये आप बताइए। तो चलिए गिनते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार गिनते हैं। सबसे पहले सूर्य की दूरी के अनुसार, ठीक है, सूर्य मान लीजिए अगर है तो सूर्य से सबसे पहले नजदीक है बुध, बुध के बाद शुक्र, सूर्य की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद बताइए शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ठीक है, 8 ग्रह होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये दूरी हिसाब से लिखे हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा पूछेगा तो बुध बताइएगा, सबसे बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति, सबसे चमकीला तो शुक्र, नीला ग्रह पूछेगा पृथ्वी, लाल ग्रह पूछेगा तो मंगल। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो शनि, तीसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो आप बताइएगा। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार हम बता दिए आपको। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था मूलतः 2 तरह की होती थी। एक अर्थव्यवस्था होती थी जिसमें निजी क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता था, एक अर्थव्यवस्था होती थी जिसमें सरकारी क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता था। तो जो निजी क्षेत्र वाला था उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते थे, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा होता था उसको साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते थे। लेकिन भारत ने क्या किया कि भारत ने दोनों का सामंजस्य पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों हैं, यानी सरकार भी है और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आपको पता है किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। इसको और डिटेल हम आपको बता देंगे। भारत में बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में किया गया था। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक 2 क्वेश्चन आते हैं, एक भारत में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक। तो विश्व में पूछेगा हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग करिएगा, भारत में करेगा तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो हरित क्रांति का संबंध उत्पादन बढ़ाने से था, गेहूं का उत्पादन, अनाजों का उत्पादन बढ़ाने से था। तो भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन, और विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक पहले किस बैंक का नाम था? तो स्टेट बैंक का, स्टेट बैंक का पहले नाम इंपीरियल बैंक था। ठीक है ना, 1921 तक शायद इंपीरियल बैंक था। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 क्लियर। भाग 9 क्या है? तो भाग 9 में भारतीय पंचायती राज व्यवस्था है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं खुद बताइए? तो उसी में से 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन है या पंचायती राज व्यवस्था है। पारसेक क्या है? तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं, लेकिन पारसेक उससे भी बड़ी दूरी है। तो दूरी मात्रक है, सॉरी दूरी का मात्रक है, तो पारसेक दूरी का मात्रक है। ठीक है ना। सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहा जाता है? AB का। अभी हाल ही में यूपी का एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था AB में क्या नहीं होता है। तो जैसे आपको लिखवाए हैं क्लास में कि एंटीबॉडी एंटीजन, ठीक है, तो वो फैक्ट पूछा था कि एंटीजन किस में नहीं होता है, एंटीबॉडी किस में नहीं होती है। तो ये आपको लुसेंट में दिया हुआ है, बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो ये था आज का क्वेश्चन। आप हमको बताइएगा कैसा लगा। पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर आप करें PET में, जैसे पिछले वर्ष आप लोग किए थे। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे करंट अफेयर के साथ, अब बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग करंट अफेयर के साथ।
ठीक है, तब तक आप लोग इसको डिस्कस करिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइए कैसा लगा। बुरा लगा तब भी बताइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं करेंगे तो उत्साह हमारा कम होता है, ठीक है, और आपके कमेंट्स हमारा उत्साह बढ़ता है, बस उत्साह का खेल है, ठीक है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा और उसमें क्या हम कर सकते हैं आगे के 7 दिन। कुछ लोग चाह रहे हैं ग्राफ पढ़ाएं, अगर चाहते हैं तो वो भी बताइए कि ग्राफ कहिए तो ग्राफ पढ़ाएं, और हमको आप लोगों को स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे 2 घंटे के अंदर आप 100 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लेंगे और आपका समय भी मतलब नुकसान नहीं होगा। जैसे अभी बताए हैं, तो आज हम टेस्ट लिए, आज के बैच में हमने टेस्ट लिया, 90 मिनट में ही सारे लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, विद इन 90 मिनट के अंदर ही सारे लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। तो वैसे आप लोग भी कर लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।